फ्रेंड्स, तो एक कहानी और सुनते हैं अपने घरेलू कर्तव्यों से जुड़ी हुई। मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन महसूस होती थी क्योंकि वो शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बांझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त ताने देती और कहती जल्दी ही तुझे डिवोर्स दिलाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान होती जब हर रात मेरे पैरों में गिरकर मेरी ही देवरानी कहती, देख लेना दीदी, जिस दिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी ना, उस दिन मुझे सब घर से धक्के मार कर निकाल देंगे और मुझे बहुत मारेंगे। मुझे माफ कर दो दीदी। मैं बड़ी हैरान होती कि ये ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त हुआ, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले जाने की जिद कर रही थी और बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे आप मेरे साथ अंदर चलिए, और मुझे छुपके से बोली कि आप वैसे तो बांझ हैं, तो आप इस बच्चे को लेकर भाग जाओ और तुम्हें तुम्हारी भी गोद इस बच्चे को लेकर भर जाएगी। मैं बहुत खुश थी, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी मेरे अंदर बातें चल रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रही है। पर मैं फौरन उस बच्चे को लेकर चली गई। न जाने जिंदगी फूलों से सजी नहीं होती, हर इंसान का एक इम्तिहान होता है, मगर न जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान क्यों आ गए थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल वालों में राज करूंगी। ये खुशी भी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर थी। हर देखने वाला मुझे सराहता था। मगर शादी के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ बदलाव आया था, जिसे कोई खुशी नहीं मिली। मेरी खूबसूरती से मेरी ननद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाजा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने और अपने पति के साथ नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर मेरी ननद मेरी कमरे में घुस जाएगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में गई तो उसने मेरा सारा सामान उलट पुलट किया हुआ था और वो मुझे देखकर हक्का बक्का खड़ी रह गई। मैं बोली, नताशा ये सब क्या है? उसने चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं आई थी। वो जलकर बोली, भाभी मैं वो क्रीम ढूंढ रही हूँ जिसको आप लगाकर अपना रंग इतना सफेद किया हुआ है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नताशा ये तो मुझसे ही पूछ सकती थी, यूं मेरे कमरे में तलाशी लेने की क्या जरूरत थी? ये क्या बचपना है तुम्हारा? मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरा रंग ऐसा ही है। नताशा मुझे घूरकर कमरे से बाहर निकल गई। जब मेरा पति सौरभ कमरे में आया तो मैंने उसे अपनी उसकी बहन की शिकायत की। वो कहने लगा कि ये सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बहुत जिद्दी है, उसके दिल में जो आता है वो वही करती है। सौरभ कहने लगा, जिया एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरा घर में रहना चाहती हो तो कभी भूल कर भी मेरी बहन के साथ पंगा मत लेना। वो बहुत ही हटीली और एक जिद्दी लड़की है जो किसी की नहीं सुनती, तो तुम्हें उसको सहना होगा, और वो बदतमीजी भी करती है। मेरा पति की बात मेरे पैर बांध दिए थे। खैर अगले दिन मेरी नंद ने मेरे सारे काले सूट ले लिए थे और कहने लगी, भाभी आप इस घर में ये रंग नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, क्यों, इसकी क्या वजह है? नताशा कहने लगी, क्योंकि आप काले रंग में बहुत सुंदर लगती है, आपके सामने मेरा रंग काली शाही लगता है। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो जाती थी, न जाने वो मेरा और अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत फिर से अपने पति से कर दी। मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया कि जैसी ही नताशा कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में ये सवाल पैदा होता है कि मुझे यह तो बताए कि मेरी शादी आपसे हुई है या नताशा से, मगर मैं ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यूं ही मेरी शादी के 2-3 महीने बीत गए और मैं मेरे साथ ये सब चलता रहा और मैं सहती रही, क्योंकि पति से भी कहने का मुझे कोई फायदा नहीं मिला। और महीनों में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वो मुझे अपनी नौकरानी समझता था, मुझे अपने कामों में हुक्म देता था और मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती थी, क्या शादी ऐसी होती है जिनमें दो अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं, जरूरत से चलते वो काम भी आ जाते हैं, मगर फिर भी वो सारी जिंदगी अजनबी ही रहते हैं। और 2 महीने के बाद मेरी जिंदगी में एक और परेशानी ने सर उठा लिया। वो ये कि मेरी सास ने मुझसे पूछा, बहू कोई खुशखबरी है? मैं उनकी बात बोली, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं है, इतनी जल्दी खुशखबरी की जरूरत भी क्या है? मेरी सास नीता हंस पड़ी और बोली, तुमने भी खूब कहा। तुम्हें पता है मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते गर्भ से हो गई थी, और एक तुम हो कि 2 महीने बिताने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। मेरी सास की बातें मुझे तीखी और कड़वी लगी, बट मुझे ऐसा नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने सोचा कि ये सब चीजें चलती रहती हैं, और मेरा ये दिल बहुत दुखा मेरी सासू की बातों से। क्या यह सही बात थी? उन्होंने भगवान से डर भी नहीं आया? मैंने सर झटक दिया था।
अब मेरी सास और ननद उठते बैठते मुझे ताना देती। यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह हाथों से निकलता गया। 1 साल हो गया मगर मैं अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकती थी। सच तो ये था कि मेरे पति ने कभी मुझसे बच्चे की बात ही भी नहीं किया था। कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे जिस्म से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं बच्चा दे सकती तो भी ठीक है, और अगर ना दे सकती तो इसका हल तो मेरी सास ने पहले ही निकाल के रखा हुआ था। वो कहने लगी थी कि मुझे तुम्हें कुछ ही दिन बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैंने एक दिन रोते हुए पति से सास की शिकायत की थी। उन्होंने ये कहा कि मुझसे कि वो मुझे तलाक दिलवा देगी। सौरभ कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मम्मी के कहने पर तुमसे शादी की थी, अगर वो कहेंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। खैर, मेरी सास आजकल बहुत बिजी सी रहने लगी थी। वो मेरे देवर गौरव के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालात में भी वो उठते बैठते मुझ पे तानों का बरसात करती रहती थी। अक्सर कहती कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गौरव की पत्नी कहीं जिया जैसी बांझ लड़की ढूंढ लूं। मैं ये बातें सुनकर सोचती, क्या मैं सच में बांझ हूं? बच्चे में देर भगवान की तरफ से है। मैंने सोचा कि अपना इलाज डॉक्टर से करवा के देखती हूँ, शायद भगवान मुझे खुशी दे दे। मैंने अपने पति सौरभ से कहा कि आप मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलें। मेरा पति मुझे देखकर बोला, जिया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारा इलाज करवाता, और ये सब जब भगवान देगा तो हो जाएगा। जैसा मम्मी कहती है तुम वैसा करती चलो, वरना तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। मैंने ये सुना, और मैं औरत बांझ होती है क्या? जो औरत बांझ होती है अपना जितना मर्जी इलाज करवा ले तो वो बच्चे पैदा करने में काबिल नहीं हो सकती। मैं तो रोने लगी थी। ये बातें मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थी। उन दिनों मेरी सास को गौरव के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा कि क्या पता देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाएं। इसलिए मैंने इस शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे। और फिर एक दिन मैं रिया मेरी देवरानी बनकर हमारे घर में आ गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो हम दोनों को खूब दोस्ती हो जाएगी, मगर ये मेरी गलत फहमी साबित हुई थी, क्योंकि रिया बहुत पढ़ी लिखी थी। वो तो अपने काम से ही काम रखती थी, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत ही भी नहीं करती थी। मैं भी बहाने से उसके बात करने का थोड़ा बहाना ढूंढती रहती थी, और छोटी मोटी बातें मैं शुरू करती उससे पहले वो इन बातों को ख़त्म भी कर दिया करती थी। और मगर वो कोई खास जवाब भी नहीं देती थी मेरी बातों का। असल में रिया अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। मेरी ननद नताशा भी रिया के साथ बहुत अच्छी थी। उसने रिया पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई थी कि आप ये रंग नहीं पहनेगी, या वो रिया की शादी में अपनी 4 हफ्ते भी हुए थे कि उसका जी मतलाने लगा। और ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिया प्रेग्नेंट हो। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो मरी दो जिंदगी खराब कर देगी, मेरी तो वो जिंदगी खराब कर देगी। एक दिन रिया चकराकर गिर गई थी। उसके अस्पताल चलने गए तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को मुझे कोसने के लिए बहाना मिल गया था, और वो उठते बैठते मुझे बांझ के ताना दिया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी जवान ननद भी मुझे ताना देने के पीछे नहीं हटती थी। मैं तो हैरान होती कि वो कैसी लड़की है जिसे इस बात से भी डर नहीं लगता कि मेरे बड़े बोल मेरे आगे ही ना जाए। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा अंदर से रो रहा था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई थी। यह पहली बार हुआ था। इससे पहले तो कभी वो मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी। मैं बोली, क्या बात है रिया, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो रोते हुए बोली, आपको दीदी कह सकती हूँ क्या? मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे बिल्कुल दीदी कह सकती हो। और बताओ क्या कहना चाहती हूँ, किस लिए तुम आज मेरे कमरे में आई हो? रिया कहने लगी कि दीदी, मैं देख रही हूँ कि घर में जब से ये पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से आपकी जिंदगी तंग कर दी गई है। आपका कोई दोस्त ना होने के बाद भी आप दोस्त ही समझे जा रहे हो। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें कर रही हो, ऐसी नहीं करनी चाहिए। बच्चे तो भगवान के हाथ में होते हैं। न भगवान जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे, उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं चलती। ना तुम दिल में बिल्कुल भी ख्याल मत लाना कि तुम मेरी मुजरिम हो। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, दीदी आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं,
न जिस दिन मैं बच्चा दे दूंगी ना, यह लोग मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई, बोली बुरी बात है यह, भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा दिन आए, भगवान सब अच्छा करेगा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद की ही कमरे में सौरभ आ गए। वो बहुत बेचैन लग रहे थे। कमरे में आए और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, पर उन्हें कोई शब्द नहीं मिल रहे हो। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है सौरभ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। वो बोले, हाँ मुझे तुमसे ये एक बात पूछनी है, ये गौरव की पत्नी अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं बोली, बस वैसे ही मुझसे बातें कर रही थी। सौरभ जल्दी से मेरे पास बैठ गए और बोले, अच्छा क्या बातें कर रही थी? मैंने आज तक उन्हें किसी की इस तरह दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा। मैं बोली, बस कुछ नहीं। वो फिर से बोले, मुझे एक एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बातें हुई थी? मुझे अब सौरभ पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझसे तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। मैं बोली, बस वो अपने प्रेग्नेंट के बारे में बात कर रही थी। सौरभ का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोले कि क्या बात कर रही थी, तुम मुझे पूरी बताओ। और वो इतने उतावले हो रहे थे, और कैसी बातें, मतलब प्रेग्नेंट की क्या बातें कर रही थी? वो सवाल से सवाल करते जा रहे थे। मैं चढ़कर बोली, हम औरतों की बात है, आप मर्द से दूर रहे। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई थी। मेरे लिए सौरभ का ये व्यवहार बड़ा अजीब सा था। मुझे तो रिया की बातें भी अजीब लग रही थी, लेकिन दोनों ही अपनी बातों के पीछे छुपे राज से मुझे आगाह कर रहे थे। उधर मेरी सास तो रिया की तारीफ किए जा रही थी, जबकि गौरव भी बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के फल लाता था। और ये सब देखकर मेरे दिल में चाहत रह जाती कि अक्सर यह ख्याल भी आता कि भगवान यहाँ किस चीज की कमी है। अगर वो मेरी देवरानी को बच्चा दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मैं इन्हीं बातों को यह सोच रही थी कि जबकि सौरभ नाश्ते के लिए किचन में आ गए। वो बोले, क्या सोच रही हो तुम, मुझे भी बता दो। और मैं उतावली सी एकदम से अक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखी, और मैं सोच रही थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं। खुद से इस बारे में बात कर रही थी। इस बार आपको नहीं कहूंगी, आप मुझे साथ ले चलें। मेरी बात सुनकर सौरभ हंसकर बोला, जिया तुम अब भी नहीं समझ पाई। रिया के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद तो तुम्हें अपने बांझपन का यकीन हो जाना चाहिए। तुम ना जाने आप किस गलत फहमी में बैठी हुई हो। मैं ये सब बातें सुनकर तंग हो रही थी। पहले तो बहुत रोया करती थी, मगर अब तो रोना भी नहीं आता। सौरभ नाश्ता करने चले गए थे तो थोड़ी देर बाद रिया किचन में आ गई। वो बोली, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो मेरी बहुत इज्जत करने लगी थी। तब से पता चला कि रिया प्रेग्नेंट है, तब से मेरी सास उसे काम नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद बनाकर दिया करती थी, और वो नाश्ता करने और बोली, दीदी आपके घर वाले कहाँ हैं? वो आपसे कहीं मिलने क्यों नहीं आते? रिया की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भीग गई। मैं बोली, रिया मैं जब छोटी सी थी तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। बहन भाई तो मेरा कोई था ही नहीं। अब मेरी शादी हुई है और कुछ दिन बाद ही पता चला कि अब मम्मी चल बसी। मेरा कोई मायका नहीं है। मुझे पता है कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी इसलिए किया है क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे ये दिन देखने पड़ते क्या? यह सलूक मैं सहन करती? नहीं करती। रिया मेरी बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी। मैं बोली, रिया भगवान का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना तुम्हें भी ये सब झेलना पड़ता जिनसे मैं गुजरी हूँ। रिया की आंखों में बड़ी उदासी छा गई। वो बोली, क्या हुआ? अगर वो दुख सहना नहीं पड़ता जिसे आप गुजर रही है, जब बच्चे को जन्म दूंगी तब आप देखना मेरे साथ ये लोग क्या सलूक करेंगे। मैं बोली, रिया मुझे बताओ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि बच्चे देने के बाद तुम इस घर की लाडली बहू बन जाओगी। वो हंसकर बोली, आपको कोई बुरा सपना आया है। इतना कहकर वो चली जाती है। रात हुई तो वो फिर से कमरे में आई, हाथ जोड़कर मुझे माफी मांगती रही और रोती रही। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब क्यों करती है, मगर यूं ही वक्त बीतता गया और उसका पेट फूलने लगा। उसकी डिलीवरी के दिन जो पास आते जा रहे थे तो वो बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह से ही उसकी हालत बड़ी खराब थी। तब मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई थी। उसने कमरे में अंदर की कुंडी लगा रखी थी और उसको तकलीफ थी। मैं उसके कमरे के चारों तरफ घूम रही थी और उसकी भरी आहें सुन रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी सच की बात से गुजर रही है। मेरी सास तो तड़फ उठी थी, दरवाजा बजाने लगी थी कि बहू दरवाजा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें। पर रिया बोली, नहीं मम्मी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूंगी।
उसकी यह बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी थी। कहने लगी, ये कैसा बचपना है, जिद है, ऐसा ना हो कि हम अपने वारिस को खो दें। फिर मेरी सास बोली, अच्छा चलो मैं किसी दाई को बुला देती हूँ। तब भी रिया ने मना कर दिया। वो बोली, आप बस जिया दीदी को मेरे पास भेज दो। मैं बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ समझ बूझ नहीं थी। मैं किसी तरह रिया की मदद कर सकती। मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती अंदर भेज दिया। मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए थे। रिया कम्बल में बच्चे को लिए बैठी रो रही थी और मैं देखती रह गई और मैं हक्का बक्का हो गई और मुझसे कहने लगी कि दीदी आप इस बच्चे को लेकर भाग जाओ। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, तुम पागल हो गई हो क्या? फिर वो मुझसे विनती करने लगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर ये बताओ मेरा तो कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? रिया मुझसे एक पता लिख कर दिया और मैं पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा और उसके बच्चे को बड़ी होशियारी से लेकर आगे बढ़ रही थी। आखिर कार वो पता भी आ गया जहां मुझे पहुंचना था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाजा खोला। वो मुझसे देखकर बहुत हैरान हुए। वो बोले, आप तो रिया की जेठानी है ना? मैंने इस बात से सर हिला दिया। वो बोले, आइए आइए। वो मुझे अपने साथ अपने घर में ले गए। वहां रिया की मम्मी और बहन भाई सब वहीं थे। उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आप गोद में क्या लेके आई हो, और मैं मतलब हिचकिचा रही थी कि मैं उसको कैसे बताऊं। तो मैं बोली, रिया का बच्चा, उसने आज ही इसे जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर रिया की मम्मी पापा और बहन भाई बहुत खुश हो गई और उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह पे कम्बल हटाया। ये देखकर हम दंग रह गए क्योंकि वहां बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा। हम सब लोग हैरान रह गए। सब लोग मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे। रिया मम्मी बोली, बेटा तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं रोने लगी। मैं बोली, नहीं आंटी, मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि मेरा मजाक तो मेरे साथ रिया ने किया। आंटी जी, रिया कहने लगी कि आप तो वैसे भी बांझ हैं, फिर आप ऐसा करें कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाएं। मगर देखिए, यहाँ तो बच्चा ही नहीं है। पर रिया की बहन आगे बढ़ी और बोली, रिया आपने ही कुछ किया होगा, आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई राज की बात है इस कम्बल में छिपी है। इस कम्बल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? आपके पति के नाम की डॉक्टर रिपोर्ट तो है ना? मायूस हो गई। मैं बोली, मुझे सौरभ की डॉक्टर रिपोर्ट क्या करना है? तब रिया की बहन ने को वो फाइल मुझसे पकड़ ली थी और अब इस फाइल को पढ़ रही थी। वो एकदम चौंक गई थी। कहने लगी कि ये देखो दीदी, मैंने कहा था ना कि रिया आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। असल मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपकी सास ने किया है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका पति सौरभ कभी बाप नहीं बन सकता। दीदी, बांझ आप नहीं, आपका पति है। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अगर उन्हें ये सब पता था तो फिर मुझ पर जुल्म क्यों ढाते रहे? सौरभ की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था और सौरभ की रिपोर्ट के नीचे गौरव की रिपोर्ट भी थी, उनमें भी यही लिखा था कि गौरव भी बांझ है। तब सब लोग चौंक गए और रिया की बहन बोली, दीदी रिया ने आपके हालात देखकर झूठ मूठ का ड्रामा किया था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा ना करती तो घर में सब उनसे भी नफरत करने लगते। रिया ने ड्रामा किया तो उसकी सास को लगा होगा कि शायद चमत्कार हो गया, मेरी बेटे की खामी दूर हो गई, जबकि वो तो उन लोगों के साथ रहकर उनका राज पता करना चाहती थी। असल राज तो यह है कि वो दोनों भाई बच्चे पैदा करने के लायक ही नहीं है। तो अब मुझसे समझ आ गया कि रिया क्यों कहती थी कि इन लोगों ने मुझे बच्चा छीनकर मुझे घर से निकाल देना है। रिया के मम्मी पापा बोले, हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर में वापस लेने जा रहे हैं। मैं बोली, अंकल जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो राजी हो गए। हम सब मेरे ससुराल पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि मेरी सास और ननद बहुत बुरी तरह रिया को पीट रही थी और कह रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोलो। अंकल को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। मेरी बेटी की ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं। सौरभ भी अपने कमरे से बाहर आ गया तो मैंने आगे बढ़ी और मैं जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और फिर थूक कर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। तुम मुझे भरोसे में लेकर अपनी कमी बता सकते थे, पर मैं तब भी तुम्हारा साथ देती। हम बच्चा गोद ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। तुम लोगों ने मुझे बांझ बना दिया और अपनी बेटे की खामियों को छुपाते रहे। मुझे फौरन तलाक दो। सौरभ ने तो मुझे तलाक दे दिया, मगर गौरव बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा।
मैं उसे इस धोखे का मजा चखाऊंगा जिसमें उसने मुझे पिछले 9 महीने में रखा हुआ था। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुल्म करने पर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद रिया के मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए। वो कहने लगे कि आज तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। और रिया ने अपने पति पर तलाक का और मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसे भी अब तलाक मिल गया था। और यूं हम दोनों लड़कियों की जिंदगी रिया की समझदारी की वजह से बच गई थी और आज हम बहुत खुश हैं। अंकल ने हमारी शादी करा दी और हम अब दो दो बच्चे की माँ है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसा किस किस की लाइफ में हुआ है या फिर आप लोगों ने अपने आसपास ये चीजें सुनी ही होगी कि हम लड़कियों को, औरतों को अपने ससुराल में जाने के बाद सबकी बुराइयों का जुल्म सहना पड़ता है। धन्यवाद।